अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें इस सीज़न, तो रियल मैड्रिड ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रही है। चाहे आप मिडफ़ील्ड की बात करें, मिडफ़ील्ड में जो हमें क्रिएटिविटी और जो हमें कंट्रोल और बैलेंस देखने को मिलता था, टोनी क्रूज़ के जाने के बाद हमें कंट्रोल और बैलेंस देखने को नहीं मिल रहा। चाहे आप अटैक की बात करें, तो अटैक भी उस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा जिस तरीके से हम इस सीज़न शुरू होने से पहले एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। लेकिन इस वक़्त रियल मैड्रिड के लिए जो सबसे वरीइंग चीज़ है, वो है रियल मैड्रिड का डिफेंस। अब डिफेंस की सूरत-हाल आप सबके सामने है कि पिछले साल से लेके अब तक रियल मैड्रिड को कोई करीब 5-6 एसीएल इंजरीज़ हो चुकी हैं। पिछले साल हमें 3 एसीएल इंजरीज़ हुई, कोर्तोआ, एडर मिलिटाओ और डेविड अलाबा एसीएल की वजह से बाहर हुए। अब डेविड अलाबा का रिटर्न अब तक नहीं हुआ। अगर हम इस साल की बात करें, तो इस साल जॉन मार्टिनर, जो कि जिनको रियल मैड्रिड सबसे ज़्यादा रेट करती थी, प्रॉमिसिंग टैलेंट, वो एसीएल की वजह से बाहर हुए, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्च्यूनेट। और उसके बाद डैनी कार्वाहाल को एसीएल की इंजरी हुई, जो कि रियल मैड्रिड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिगर थे, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास उनके अलावा कोई और रिप्लेसमेंट ही नहीं थी राइट बैक पोजीशन में, और रियल मैड्रिड इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थी। लेकिन अब ये जो लेटेस्ट इंजरी हुई है, वो हुई है एडर मिलिटाओ को। अब एडर मिलिटाओ को बैक टू बैक एसीएल इंजरीज हो जाना, आई आई डोंट थिंक कि एडर मिलिटाओ इससे वापस आ सकेंगे। आई रियली होप कि वो उनसे गलत प्रूव कर सकें, बट यहाँ पे रियल मैड्रिड फाइनली कंसिडर कर रही है सेंटर बैक को साइन करने के लिए जनवरी ट्रांसफर विंडो में, क्योंकि अगर हम 5-6 सालों से देखें, तो 5-6 सालों से रियल मैड्रिड ने जनवरी में कोई साइनिंग्स नहीं की। लेकिन रियल मैड्रिड एडर मिलिटाओ और डेनी कार्वाहाल की इंजरी के बाद कंसिडर कर रही है कि वो साइन करे, बिकॉज अगर हम इस वक्त मेन सेंटर बैक देखें, तो हमारे पास सिर्फ रूडिगर अवेलेबल है। राउल एसेंसियो ज़रूर रियल मैड्रिड के पास इस वक्त अवेलेबल है, लेकिन अगेन ही इज़ अकेडमी प्रोडक्ट। तो मुझे लगता है कि हमें को एक एक्सपीरियंस, एक प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ जाना चाहिए, जो कि हमें प्रेजेंट और फ्यूचर दे। तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि यहाँ पे एडर मिलिटाओ का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है रियल मैड्रिड में, और रियल मैड्रिड को अगर जनवरी में ट्रांसफर विंडो में अगर साइनिंग करनी है, तो रियल मैड्रिड किसकी तरफ जाए, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर को देखते हुए रियल मैड्रिड के लिए बेनिफिशियल हो। तो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेक श्योर टू डू दैट। तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शन 1 की बात करें, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे जो नाम आ रहा है, वो आ रहा है एमरिक लापोर्ट। अब एमरिक लापोर्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो एमरिक लापोर्ट पहले मैन सिटी में खेलते थे, और मैन सिटी से फिर वो अल नसर में गए, क्योंकि उनको मैन सिटी में गेम टाइम नहीं मिल रहा था। और एमरिक लापोर्ट यहाँ पे रियल मैड्रिड से काफ़ी टाइम से लिंक्ड है, बिकॉज स्पेनिश भी है, और उसके अलावा भी अगर आप देखो, तो पिछले साल भी वो रियल मैड्रिड से लिंक थे, जब अलाबा और मिलिटाओ को इंजरी हुई थी। लेकिन आज जो मार्का की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही था कि अल नसर जो है वो 25-30 मिलियन यहाँ पे रियल मैड्रिड से डिमांड कर सकती है एमरिक लापोर्ट के लिए, अगर रियल मैड्रिड को उनको चाहिए हो तो। और ये क्लब की पॉलिसी के खिलाफ ही है कि रियल मैड्रिड वेटरन्स के लिए नहीं जाती, पैसा स्पेंड नहीं करती। अगर आप देखो, तो जो वेटरन्स हम लोग लेके आए हैं, चाहे आप डेविड अलाबा की बात करें, चाहे आप रूडिगर की बात करें, तो हम उनको एज अ फ्री एजेंट के तौर पे लेके आए। हमने उनके लिए कोई पैसा स्पेंड नहीं किया। तो अगर यहाँ पे जनवरी ट्रांसफर विंडो में सबसे पहले, तो अगर आपने एक साइनिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा, मेरा ओपिनियन इस पे यही होगा कि हमें एक ऐसे सेंटर बैक के लिए जाना चाहिए जिसमें हंगर हो, जो कि यंग हो, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हमें दे सके। एमरिक लापोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अगर हम 10-15 मिलियन स्पेंड करते भी हैं एमरिक लापोर्ट पे, तो एमरिक लापोर्ट फ्यूचर नहीं होंगे रियल मैड्रिड के लिए। हाँ, शायद करंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट फ्यूचर नहीं हो सकते। बट अगर आपने यहाँ पे 2 साइनिंग्स करनी है, मुझे तो लगता है कि रियल मैड्रिड एक सेंटर बैक साइनिंग करेगी, या तो वो जनवरी में या तो वो समर में। तो अगर आपने एक ही साइनिंग करनी है सेंटर बैक की, तो बेहतर यही होगा कि आप एक ऐसे सेंटर बैक के लिए जाएँ, जो कि आपको प्रेज़ेंट और फ्यूचर दोनों दे, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एमरिक लापोर्ट को रूल आउट करूँगा। मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड 25-30 मिलियन यहाँ पे एमरिक लापोर्ट के लिए दे सकता। अब ऑप्शन 2 जो यहाँ पे आ जाता है, जिनको रियल मैड्रिड का कुछ टाइम से मॉनिटर कर रही है, स्पेशली अगर मैं इस सीज़न की बात करूँ, तो इस सीज़न रियल मैड्रिड उनको मॉनिटर कर रही है, वो है कर्टी रोमेरो। अब कर्टी रोमेरो का हम सबको पता है कि अर्जेंटीना की जो रीसेंट सक्सेस रही है, चाहे आप वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे आप दोनों कोपा अमेरिका की बात करें, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अर्जेंटीना की सक्सेस में। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, और वो इशू ये है कि अगर हम स्पर्स की बात करें,
पर्टिकुलरली अगर हम डेनियल लेवी की बात करें, तो डेनियल लेवी के साथ नेगोशिएट करना मतलब अपना सर जो है वो दीवार में मारने के मुतरादिफ है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हैरी केन वांटेड टू लीव स्पर्स पिछले समर ही फॉर बायर्न म्यूनिख, लेकिन यहाँ पे डेनियल लेवी ने उनका ट्रांसफ़र एंड डेज तक यहाँ पे ड्रैग किया और जितने मुमकिन यहाँ पे पैसे वो निकलवा सकते थे बायर्न म्यूनिख से, उन्होंने कोशिश की निकलवाने की और कोई 100 मिलियन के करीब उन्होंने हैरी केन को सेल किया यहाँ पे बायर्न म्यूनिख को। और जिसकी वजह से ही रियल मैड्रिड नहीं चाहती कि वो नेगोशिएट करे यहाँ पे डेनियल लेवी के साथ। ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे कर्टी रोमेरो की बात करूँ तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को समर में सिर्फ 1 साल बच जाता है, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं रियल मैड्रिड के लिए। बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जनवरी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो जनवरी में डेनियल लेवी स्पर जाने देगी कर्टी रोमेरो को। इसीलिए मुझे लगता है मैं इस चीज़ को रूल आउट करूँ, बट यू नेवर नो फॉर द फ्यूचर। अब अगर मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो वो ऑप्शन है लुकेपा। अब लुकेपा लाइप्ज़िग के लिए खेलते हैं, करंटली वो भी इंजर्ड है। मतलब जो प्लेयर रियल मैड्रिड से इस वक्त लिंक भी हो जाता है तो वो भी इंजर्ड हो जाता है। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड कल इंजर्ड हुए, लुकेबा भी फिलहाल इंजर्ड है, बट घबराने की कोई बात नहीं है। नवंबर में सुनने में आ रहा है कि उनका रिटर्न हो सकता है लाइप्ज़िग के लिए। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड की जो प्रेफरेंस है इस वक्त सेंटर बैक पोजीशन के लिए वो लुकेबा ही है। लुकेबा जो कि पिछले साल आए थे लियोन से टू लाइप्ज़िग, कोई करीब 30-35 मिलियन में एड ऑन्स हुए थे। मतलब 30-35 मिलियन के लाइप्ज़िग को भी पड़े थे। और अगर मैं बात करूँ तो वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक मुझे लगता है कि हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास कोई लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक नहीं है। अगर हम यहाँ पे एडर मिलिताओ की बात करें, अगर हम यहाँ पे रूडिगर की बात करें, तो दोनों राइट फुटेड सेंटर बैक है। लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक डेविड अलाबा है, लेकिन डेविड अलाबा वापस आते हैं, किस पोजीशन में वो वापस आते हैं, क्या वो कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मुझे भी लगता है कि अगर हमें चीप उस लिहाज से अगर हम बाकी ऑप्शंस की तरफ देखें तो बाकी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो अगर हमें उस लिहाज से चीप ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को देखते हुए, तो आई थिंक लुकेबा यहाँ पे आइडियल होंगे रियल मैड्रिड के लिए। अब जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल्दो रियल मैड्रिड उनसे लिंक तो नहीं है, बट अगेन मुझे लगता है कि अगर रियल मैड्रिड को किसी एक्सपीरियंस सेंटर बैक के लिए जाना है और जो कि इंस्टेंटली आए और रियल मैड्रिड में वीक इन वीक आउट परफॉर्मेंसेस दे, वो है बास्टोनी। अब बास्टोनी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत है। इंटर मिलान के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, इंटर मिलान की जो रिसेंट सक्सेस रही है उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, एंड ही इज़ वन ऑफ द की प्लेयर्स ऑफ दैट इंजागी सिस्टम। इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद जनवरी में इंटर मिलान सेल ना करे उनको, लेकिन अगर रियल मैड्रिड समर साइनिंग की तरफ जाती है बास्टोनी के लिए, तो हमें कंसिडर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बास्टोनी को करना चाहिए। अब ये तो बात होगी जो रियल मैड्रिड के साथ इस वक्त लिंक थे सेंटर बैक्स, और मैंने अपना ओपिनियन भी आपको दिया। लेकिन आप सबको पता है कि मैं एकेडमी टैलेंट्स को लेके कितना ज़्यादा वोकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एकेडमी के लड़के हैं ये किसी से कम नहीं है अगर आप उनको चांसेस देंगे। अगर आप उनको चांसेस नहीं देंगे, कोई जाके कोमो में खेलेगा, कोई जाके कहीं खेलेगा, उनको चांसेस मिलने चाहिए। अब जैसे अगर मैं राहुल असेंसियो की बात करूं तो राहुल असेंसियो को यहाँ पे चांस मिला, तो राहुल असेंसियो अब भी मुझे कोई टैलेंट यहाँ पे दिखा दे कि किसी टैलेंट से उसने कोई ख़राब परफॉर्मेंस दी हो। इट वाज वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस बाय हिम। जिस तरीके का बॉल उसने दिया था टू जूड बेलिंगम, इट वाज अनबिलीवेबल, और जिसकी वजह से ही मुझे लगता है कि हमें अपने एकेडमी टैलेंट्स को यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। स्पेशली मैं यहाँ पे राहुल असेंसियो और जेसस फोर्टिया इन दोनों की बात करूँगा। जेसस फोर्टिया को अगर आप अभी भी चांस नहीं दोगे, लूकास वास्केस की इंजरी के बाद फेडे वैल्वर्डे को आप राइट बैक पोजीशन पे खिलाते रहोगे, तो फिर भाई इस एकेडमी का क्या काम है सिवाय इसके कि प्रॉफिट जनरेट करे। इससे बेहतर यही है कि आप अपनी एकेडमी बंद कर दो। अगर ये एकेडमी आपको एक आधा प्लेयर इन सिचुएशन पे भी नहीं दे सकती फर्स्ट टीम के लिए, तो भाई ये मेरा ओपिनियन है। मुझे लगता है कि हमें कंसिस्टेंटली अपने जो यंग टैलेंट्स हैं इनको इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी अपना कमेंट्स दें, अपना ओपिनियन दें यार कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की पिक क्या होंगे एडर मिलिटाओ की रिप्लेसमेंट के तौर पे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।